जिन 3 स्कीम्स के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, ईपीएफ स्कीम, ईडीएलआई स्कीम और ईपीएस, ये तीनों स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं यूपीएससी, एपीएफसी या ईओ एओ एग्जाम के लिए। कारण ये है कि इन तीनों स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने का जो काम दिया गया है वो ईपीएफओ को दिया गया है, मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को ये तीनों स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने का काम पूरे देश में करने की जिम्मेदारी है। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे और काम करती है ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जो मेजर काम है वो इन्हीं तीनों स्कीम को इंप्लीमेंट करने का है। तो इस लेक्चर में आज समझने वाले हैं, सबसे पहले पीएफ ऑर्गेनाइजेशन की टिडबिट्स देखेंगे और उसके बाद इन तीनों स्कीम के बारे में डिटेल से समझेंगे। तो आइए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे इंट्रोडक्शन की, तो जो पीएफ ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, ठीक, वो जो उसका मेन काम क्या है अगर मैं देखूं तो जो आपका एक्ट है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, ईपीएफ एंड एमपी एक्ट 1952, इसके मतलब जो एक्ट को इनेक्ट करने का काम, मतलब इंप्लीमेंट करने का काम, इसमें जो सारी चीजें दी गई हैं उसकी जिम्मेदारी किसके पास है? ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन के पास है। ऑब्वियसली ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और आती है किस मिनिस्ट्री के अंदर? तो आप सभी लोगों को पता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है, ठीक, राइट। तो अब ये जो स्कीम है बेसिकली ये कंपल्सरी सेविंग कराती है। किन से कराती है? एम्प्लॉयज से कराती है, लेकिन सभी एम्प्लॉयज से कंपल्सरी सेविंग नहीं कराती, कुछ खास तरह के एम्प्लॉयज से कराती है। तो वो कौन से एम्प्लॉयज हैं जो कवर्ड होंगे मैंडेटरली इस स्कीम के अंदर, वो देखेंगे। वो कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, कौन से एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो इस स्कीम के अंतर्गत कवर होंगे, उसको समझेंगे। तो मैंने जैसा कहा ये कंपल्सरी सेविंग कराती है, और किस लिए सेविंग कराती है? सोशल सिक्योरिटी के लिए। मतलब कुछ खास एम्प्लॉय, स्पेशली वो एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी 15,000 या उससे कम है, उनका पीएफ कटना ही कटना है, मतलब वो इस स्कीम में कवर्ड होंगे ही होंगे। तो उन्हें सेविंग करनी ही करनी है थ्रू अपने पीएफ अकाउंट, ठीक है। किनको करना है? जिनकी सैलरी 15,000 से कम है, ठीक। तो कौन है जरा और डिटेल में देखते हैं, आइए आराम से, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक बार आप हमारा जो ऐप है फुल स्कोर एओ, इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आप यूपीएससी, एपीएफसी और एओ ईओ के कोर्स में हमारे एनरोल कर सकते हैं। पूरा मतलब जो ऐप का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा ढेर सारी मैंने अकाउंट्स की और लेबर लॉ की कुछ क्लासेस ली हुई हैं चैनल पे, एक बार विजिट करिए आप। मैं आपको उसका क्या बोलते हैं, उसके प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दूंगा, और एक बार देखिए फिर डिसाइड करिए। मतलब जो बच्चे जिनका ऑलरेडी बाकी सारा पोर्शन तैयार है, उन्हें प्रॉब्लम सिर्फ ये जो आपका अकाउंटेंसी है, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी है, उन्हीं बच्चों के लिए सिर्फ हमने ये बैच बनाया हुआ है। आइए चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा अभी कि जो आपका ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे काम करता है, वो सारी चीजें देखेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने है, ठीक है। क्या है वो? कि जो ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसमें आप पाएंगे कि एक होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होता है ये जो बॉडी है, यही गवर्न करती है, मतलब मेजर जो ऊपर से आप कहते हैं ना पूरा जो रेगुलेट करने का, और जो अभी 3 स्कीम्स की मैंने बात की थी पीछे, उनको इंप्लीमेंट कराने का जो पूरी जिम्मेदारी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के पास है, ठीक है। अच्छा, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का कॉम्पोजिशन कैसा है? तो वो ट्राइपरटाइट है, त्रिपक्षीय कॉम्बिनेशन है पूरा, ठीक है। कौन कौन आते हैं इसमें? तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स सबको रखा गया है। तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इसके, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 5 रिप्रेजेंटेटिव, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 15 रिप्रेजेंटेटिव, एम्प्लॉयर्स के 10 रिप्रेजेंटेटिव और एम्प्लॉयज के 10 रिप्रेजेंटेटिव, ठीक। तो ये हो गए 5, 15, 10 और 10। ऑब्वियसली स्टेट्स ढेर सारे हैं तो वहां से 15 रिप्रेजेंटेटिव, सेंट्रल गवर्नमेंट के 5 रिप्रेजेंटेटिव, एम्प्लॉयर्स के 10 और एम्प्लॉयज के 10। तो यहाँ पे देखेंगे टोटल 4 पार्टीज हो गई। हमने तो 3 पार्टीज की बात की थी, ट्राइपेराइट बॉडी थी, है ना। तो बेसिकली एक पार्टी जो है वो गवर्नमेंट है, ठीक, जिसको सेंट्रल एज वेल एज स्टेट में डिवाइड किया, और उसके बाद एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज।
जनरली जो एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव आप पाएंगे वहाँ पे, तो जैसे आपका बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ठीक है, तो इस तरह से एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। जो एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ऑल इंडिया मजदूर यूनियन हो गया, या रेलवे के जो मजदूर यूनियन हैं उनके जो टॉप के पर्सन्स हैं, वो सारे लोग इसमें रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं, ठीक। अब चलते हैं थोड़ा और आगे, समझते हैं डिटेल में, ठीक है। बात करें अगर इसके चेयरमैन की, ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो आपने देखा, जो बॉडी है जो ईपीएफ के पूरे मतलब ऊपर से पूरा देख रेख करती है, कैसे सब कुछ काम धाम सही चल रहा है नहीं चल रहा है, स्कीम्स इम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से हो रही हैं नहीं हो रही हैं, ठीक। तो इसके जो चेयरमैन होंगे सीबीटी के, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के, वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये हो जाएंगे चेयरमैन साहब, ठीक है, राइट। और अगर मैं बात करूं वाइस चेयरमैन की, तो वो हो जाएंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यूनियन मिनिस्टर साहब चेयरमैन, ठीक है, और जो वाइस चेयरमैन हैं वो जो आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, अभी कौन है मिनिस्टर ऑफ स्टेट लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के, तो वो हैं रामेश्वर तेली जी, तो वो हो जाएंगे आपके वाइस चेयरमैन, ठीक। तो इस तरह इसका पूरा कॉम्पोजिशन है, राइट। अब चलते हैं थोड़ा और आगे, थोड़ा और डिटेल में देखते हैं इसको। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि इनको जो काम दिया गया है, ये जो पूरा आपने देखा अभी बोर्ड और सब कुछ, तो उनका मेन काम इन्हीं तीनों स्कीम्स को प्रॉपर तरीके से लागू कराने का काम है, ठीक। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ईपीएफ स्कीम 1952 की निटिग्रिटीज, राइट। तो आइए चलिए उसको भी देखते हैं, ठीक। तो ये रही आपके सामने, ठीक है। तो 1952 में शुरू हुई, 1 नवंबर 1952 को ये स्कीम इफेक्ट में आई, ठीक है। बेसिकली सोशल सिक्योरिटी की स्कीम है, क्या है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, किनको, एम्प्लॉयज को, कब प्रोवाइड करती है और कैसे क्या है, तो उसके लिए उनसे कंट्रीब्यूशन लिया जाता है, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयज से लिया जाता है, एम्प्लॉयर्स भी देते हैं, वो सारी चीजें अभी देखेंगे हम, ठीक है, राइट। अच्छा, इनमें कौन सी इस्टेब्लिशमेंट कवर होंगे, जैसे मान लीजिए मैं एक छोटी सी फर्म हूं या मेरी एक छोटी सी फैक्ट्री है, ठीक है, तो क्या मुझे अपने सभी एम्प्लॉयज का पीएफ काटना है या नहीं काटना है। तो उस पर यह है कि अगर मेरे पास 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, अगर मेरे पास 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, 20 से ज़्यादा पर्सन काम करते हैं, तो मुझे पीएफ काटना होगा। मतलब हर वो फैक्ट्री और हर वो एस्टेब्लिशमेंट जिसके पास 20 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, 20 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, वो पीएफ काटेंगी, ठीक है, क्लियर, बात समझ गए आप। अच्छा, तो ये तो बात हो गई पीएफ काटने वाली, लेकिन किनका काटा जाएगा आइए वो भी देखते हैं, ठीक है, राइट। तो आइए देखते हैं, तो जिन एम्प्लॉयज़ की भी सैलरी 15,000 या उससे कम है, जिन एम्प्लॉयज़ की सैलरी 15,000 या उससे कम है, उनका तो भैया पीएफ कटेगा ही कटेगा, ठीक है, उसमें कोई ये वॉलंटरी नहीं है, ये समझ लीजिए कंपलसरी है, कंपलसरी कंट्रीब्यूशन, ठीक है, राइट। तो उनका पीएफ कटेगा ही कटेगा। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉई हैं, मान लीजिए जिनकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है, तो उस केस में क्या लॉ कहता है, अगर आपकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है, तो उस केस में लॉ क्लियरली कहता है कि भैया आपका पीएफ जो है कटना वो वॉल्यूंटरी है, वॉल्यूंटरी, ठीक है। मतलब आप चाहें तो कटवाएं अपना पीएफ और चाहें तो ना कटवाएं, चाहें तो पीएफ स्कीम में पीएफ अकाउंट खुलवा के अपना कंट्रीब्यूट करें आप, और चाहें तो ना करें, ये आपकी मर्जी, ठीक। तो स्पेशली जो गरीब एम्प्लॉयज़ हैं, 15,000 या उससे कम सैलरी है, ये इस स्कीम उनके ऊपर कंपल्सरली लागू हो जाती है, ताकि जब वो रिटायर हों या कोई अनहोनी हो जाए तो उन्हें सुविधा मिल पाए, ठीक है, एक अमाउंट, लमसम अमाउंट मिल पाए इस स्कीम के तहत, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं इसमें कंट्रीब्यूशन कितना करना होता है एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय करता है टोटल 12% अपनी वेज का कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूशन करेगा, अपनी वेज का 12%, 12% कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय। लेकिन जो एम्प्लॉयर है उसका कंट्रीब्यूशन 3.67% है। यहां पे मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा आपको, एक्चुअल में होता यह है कि एम्प्लॉय भी 12% करता है और एम्प्लॉयर भी 12% करता है, लेकिन एम्प्लॉयर जो टोटल 12% कंट्रीब्यूट करता है वह बढ़ जाता है, पैसा उसका 3 जगह है। ये जो पहली स्कीम आपने देखी ईपीएफ स्कीम में, तो पीएफ अकाउंट में यहां पे उसका पैसा चला जाता है 3.67%,
किसके लिए जा रहा है? ऑब्वियसली एम्प्लॉय के लिए जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी बच गया 8.33% वो चला जाता है 8.33%। अभी जो अगली स्कीम हम देखेंगे एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, उसमें चला जाता है। इसके अलावा एम्प्लॉयर जो है वो थोड़ा सा और कंट्रीब्यूट करता है EDLI स्कीम में, जिसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं, और उसमें जाता है पैसा 0.5% ऑफ वेज, ठीक। तो ये तीनों स्कीम में इस तरह से एम्प्लॉयर का पैसा डिवाइड हो जाता है। लेकिन एम्प्लॉय का पूरा 12% पैसा कहाँ गया? वो चला गया PF स्कीम में, ठीक। तो ये मेरे ख्याल से आपको एकदम क्लियर है, राइट। चलिए अब होगा क्या जब ये इंसान जिसका PF कट रहा है, एम्प्लॉय जिसका PF कट रहा है, वो रिटायर हो जाता है, या मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, राइट। तो उस केस में क्या होगा? रिटायर हो जाए, दुर्घटना हो जाए, तो जितना भी पैसा आज तक उसने जमा किया है इस स्कीम में वो मिल जाएगा उसको, और उसके अलावा इंटरेस्ट जितना भी इस पे आज तक एक्यूमुलेट हुआ है वो मिल जाएगा। तो आप देखेंगे कि जितना भी उसका जो पैसा जो उसने लगाया वो प्लस इंटरेस्ट, ये जोड़ के रिटायरमेंट पे, डेथ पे कोई ऐसी चीज हो जाती है या रिजाइन कर दे तब भी ये पैसा मिल जाता है। लेकिन रेजिग्नेशन के लिए फिर और ढेर सारी कंडीशंस हैं, ठीक। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको एकदम क्लियर हो गई यहां तक। अब बात करते हैं, मान लीजिए कि आपको अचानक से पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो क्या आप अपने PF अकाउंट से निकाल सकते हैं? उसके लिए लॉ कहता है कि नहीं, आप हर केस में नहीं निकाल सकते, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस हैं वहां पे आप अपना पैसा निकाल सकते हैं PF अकाउंट से। कौन कौन से केसेस हैं वो? तो भैया वो हैं हाउस कंस्ट्रक्शन। अगर आप मकान बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, एक बहुत बड़ा काम होता है एक एम्प्लॉय के लिए घर बनाना अपने जीवन में, तो उस टाइम उसे पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो अपने अकाउंट से, PF अकाउंट से विड्रॉ कर सकता है एक सर्टन लिमिट तक, और उसकी सर्विस भी एक सर्टन पीरियड तक हो गई हो तो, ठीक। इसके अलावा हायर एजुकेशन के लिए आप जाना चाहते हैं, आप भेजना चाहते हैं बच्चों को, शादी पड़ गई, इलनेस बीमारी पड़ गई घर में, स्ट्राइक हो गया, लॉकआउट है, नेचुरल कैलेमिटी यानी कि कोविड वगैरह जैसी चीज़ें आ गई, तो एम्प्लॉय को दिक्कत है, भैया खाएगा कहाँ से? तो उस केस में वो क्या कर सकता है? वो निकाल सकता है अपने एक लिमिटेड, मतलब एक लिमिट तक, ये नहीं कि पूरा पैसा निकाल ले, पार्शियली विड्रॉ कर सकता है, ठीक। तो इन सभी केसेस में विड्रॉ कर सकते हैं पैसा एक एम्प्लॉय PF से, ये कहता है लॉ। अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और अब देखेंगे हम अपना अगला स्कीम जो कि है एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995, ठीक। ये भी 1 नवंबर 1995 को, सॉरी 16 नवंबर 1995 को लागू हुआ एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। आप कहेंगे बड़ा लेट लागू हुआ, नहीं ऐसा नहीं है, इससे पहले एक स्कीम थी, ठीक है, 1971 की एम्प्लॉयज फैमिली पेंशन स्कीम, ठीक है, उसको इसने क्या किया? रिप्लेस किया, मतलब उसे हटाया गया, एक नई स्कीम लाई गई। अच्छा, एम्प्लॉयज फैमिली पेंशन स्कीम जो थी उसके साथ एक छोटी सी समस्या थी। क्या थी? वो कहता था कि पेंशन तभी मिलेगी किसको? आपके जो डिपेंडेंट वगैरह हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनको तभी मिलेगी जब जो एम्प्लॉई है उसकी डेथ वो सर्विस के दौरान हो जाए, ठीक है, तभी मिलेगी। मतलब क्या कहता था वो कहता था कि पेंशन बेनिफिट्स फैमिलीज को तभी मिलेगी अगर जो डेथ हो रही है वो वाइल इन हार्नेस, मतलब सर्विस करते हुए उस टाइम अगर डेथ हो जाए तभी पेंशन मिलेगी। तो इस नई स्कीम ने, जो EPS 1995 स्कीम है, उसने चेंज किया। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 ने कहा नहीं नहीं, अब इस चीज़ को हटाते हैं, ये बड़ा ही हार्श हो जा रहा है। तो अब क्या कहता है ये कहता है जी पेंशन आपको मिलेगी, ढेर सारी कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस में हम आपको पेंशन देंगे, ठीक है। वो कंडीशंस अभी हम देखेंगे। एक तो ओल्ड एज, रिटायरमेंट के बाद, दूसरा मान लीजिए डेथ हो जाए, डिसेबलमेंट वगैरह हो जाए, तो उन केसेस में पेंशन मिलेगी। आइए वो सारी कंडीशंस, कब कब पेंशन मिलेगी, एक एम्प्लॉय रिटायर होता है या जॉब उसकी चली जाती है, और कब कब नहीं मिलेगी, वो सारी चीजें देखते हैं। तो भाई ये रहा हमारा, ये जो बेनिफिट्स है उसको समझना शुरू करते हैं, ठीक। तो मान लीजिए कि आप रिटायर हो जाते हैं, रिटायरमेंट एज जो लॉ ने रखी है, EPF लॉ ने 58 साल, ठीक है, तो आपको पेंशन मिलेगी, आप रिटायर हो गए अपनी जॉब से तो। लेकिन कंडीशन एक है, 10 साल की आपकी सर्विस हुई होनी चाहिए।
10 साल आपने नौकरी की हो। साहब कहाँ नौकरी, एक ही फैक्ट्री में या 2-3 फैक्ट्री में, किस तरह से आप डिसाइड करोगे? बात आती है एक निकल के, पूछ सकते हो आप। तो जी कंडीशन ये है कि जो 10 साल की आपकी सर्विस है वो पेंशनेबल सर्विस होनी चाहिए, मतलब उस दौरान आपका जो है आपका ये पीएफ वगैरह कटा हो। समझ रहे हैं आप? पेंशनेबल सर्विस मतलब उस दौरान ये 10 साल की वो सर्विस होनी चाहिए जिसमें आप पीएफ अकाउंट होल्डर रहे हो, आपका पैसा कटा हो, ठीक है, और जो ऑब्वियसली जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका एम्प्लॉयर है, उसका पैसा तो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कुछ पैसा ईपीएस में आ जाएगा, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में कितना आएगा वो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 8.33%, अभी दोबारा देख लेंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, कितना आएगा उसको समझेंगे आराम से। लेकिन अभी बस इतना समझे आप कि भैया अगर कोई रिटायर होता है 58 साल की एज में और उसने 10 साल की पेंशनेबल सर्विस की है, मतलब पीएफ अकाउंट होल्डर रहा है 10 साल तक, पैसे डिडक्ट हुए हैं, तो उसे पेंशन मिलेगी, ठीक। अच्छा अगला देखते हैं जरा। मान लीजिए किसी की नौकरी चली जाती है, नौकरी छूट गई, कितनी उम्र है जी? 50 से 58 साल के बीच में रिटायर होते 58 साल पे, लेकिन उससे पहले ही नौकरी छूट गई। उम्र कितनी थी? 50 से 58 साल के बीच में। इस केस में भी ये जो एक्ट है आपका कहता है कि भैया आपको मिलेगा, जो स्कीम है, जो स्कीम की निटिग्रिटीज हैं वो कहते हैं जी आपको पेंशन मिलेगा, आपको नौकरी आपकी चली गई कोई दिक्कत नहीं। बस एक कंडीशन है फिर से कि 10 साल की पेंशनेबल सर्विस आपने कंप्लीट की हो, 10 साल तक आप पीएफ अकाउंट होल्डर रहे हो, ठीक, 50 से 58 के लिए। लेकिन मेरी एज जी, मेरी एज 48 साल है, अब मैं क्या करूं? तो भाई साहब दूसरी नौकरी कर लो, अभी आपका पीएफ कट ही रहा था 48 साल तक, अगर आप पेंशनेबल सर्विस में थे तो अब दूसरी जगह फिर नौकरी कर लो, वहां भी पीएफ कटता रहेगा, फिर रिटायरमेंट होगा, उसके बाद पेंशन मिलेगी, ठीक। मतलब 50 से 58 के बीच में नौकरी छूट जाए तब भी पेंशन मिलेगी, और आप बस एक कंडीशन है कि 10 साल पेंशनेबल सर्विस आपकी कंप्लीट हो, ठीक है। अच्छा मान लीजिए किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, उस केस में क्या होगा? तो उसके स्पाउस को, उसकी जो वाइफ या हस्बैंड, उनको लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी, फॉर लाइफ, पूरी जिंदगी भर पेंशन मिलेगी। और जो चिल्ड्रन हैं उनके, जो बच्चे हैं उनको कब तक पेंशन मिलेगी? तो 2 बच्चों को पेंशन मिलेगी। अगर 4 बच्चे पैदा कर दिए, मतलब 4 बच्चे हैं किसी के, तो सिर्फ 2 ही बच्चों के लिए पेंशन मिलेगी, और जब तक कि वो बच्चे 25 साल के नहीं हो जाते हैं तभी तक पेंशन मिलेगी। तो कब तक मिलेगी? 2 बच्चों को मिलेगी अप टू 25 ईयर्स, अप टू 2 चाइल्ड। किसी का 1 बच्चा है तो 1 ही बच्चे को मिलेगी 25 साल तक, 2 बच्चा है तो दोनों बच्चों को 25 साल के हो ना जाएं तब तक, 3 बच्चे हैं तब भी 2 ही बच्चे जो 25 साल के ना हो जाएं तब तक मिलेगी पेंशन, ठीक। अच्छा मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई स्पाउस नहीं है, ठीक, हो सकता है स्पाउस की पहले ही मृत्यु हो गई या तलाक हो गया, डिवोर्स हो गया, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो बच्चे हैं उनको मिलेगी ऑर्फन पेंशन, 2 बच्चों को सिर्फ, ठीक है। कब तक मिलेगी ये पेंशन? जब तक कि वो दोनों बच्चे 25 साल के नहीं हो जाते तब तक मिलेगी, ठीक, राइट। लेकिन अब एक और कंडीशन आती है, मान लीजिए ना बीवी थी ना बच्चे थे, मतलब कोई कुंवारा व्यक्ति मर गया, ठीक है, या डिवोर्स हो गया था बहुत पहले, तो उस केस में क्या होगा? कोई नहीं है, कोई फैमिली मेंबर नहीं है, उस केस में भी पेंशन मिलेगी आपके नॉमिनी को। तो या तो नॉमिनी पेंशन मिल सकती है आपको, ठीक है, या फिर और पेरेंट पेंशन ऑन डेथ ऑफ मेंबर विदाउट अ फैमिली, कोई नहीं है तो पेरेंट पेंशन और नॉमिनी पेंशन मिलेगी, ठीक। मान लीजिए कोई एक डिसेबल्ड चाइल्ड है, किसी व्यक्ति की मतलब डेथ हो जाती है और एक डिसेबल्ड बच्चा है उसका, उस केस में क्या होगा? तो डिसेबल्ड है वो तो भाई 25 साल के बाद भी नहीं कमा सकता है, तो उसे जीवन भर पेंशन मिलेगी, राइट, लाइफ लॉन्ग पेंशन। डिसेबल्ड चाइल्ड है, एक एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है और उसका एक डिसेबल्ड चाइल्ड है, तो उस डिसेबल्ड चाइल्ड को लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलेगी। मान लीजिए 2 चाइल्ड थे, एक सही है एक डिसेबल्ड है, तो सही वाले को 25 साल तक और डिसेबल्ड वाले को लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलेगी। ये रहेगा पूरा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में, ठीक। अच्छा इसके अलावा आपने देखे ढेर सारे कंडीशन जहां पे हमेशा कह रहा है कि जी 10 साल की पेंशनेबल सर्विस होनी चाहिए, 10 साल की पेंशनेबल सर्विस होनी चाहिए, ठीक। आपने जो शुरू में 2 कंडीशन देखे, रिटायरमेंट या नौकरी छूट जाने वाले पे, तो साहब 10 साल की सर्विस नहीं हुई तब क्या?
10 साल की पेंशनेबल सर्विस नहीं हुई तब क्या, तब तो पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ है आपके अकाउंट में आज तक, वो सारा पैसा विद इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। मतलब जितना भी एम्प्लॉयर ने इसमें आपके लिए इकट्ठा हुआ है पैसा, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, वो सारा आप ले सकते हैं, राइट। और लेकिन आपको पेंशन नहीं मिलेगी, ठीक है ना, बात समझ गए। अच्छा, अब बात आती है कि जी इसमें कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का कितना है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था 8.33% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है इसमें, और सरकार भी कंट्रीब्यूट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है, जो आपका केंद्र सरकार है, ठीक है, तो वो करती है 1.16% कंट्रीब्यूशन। आई होप वेरी क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक, अगली स्कीम की तरफ, ठीक है। अब हम आ गए हैं EDLI स्कीम पे, एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976 में आई, 1 अगस्त 1976, 1 अगस्त 1976 लागू हुई, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जैसा कि पिछली स्कीम में हुआ EPS में, वहां भी एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, EDLI में भी एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। यहाँ पे एम्प्लॉयर का 0.5% जितना भी पे है उस व्यक्ति का, उस एम्प्लॉय का, उसका 0.5% कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयर, आपको जो नियोक्ता है इस स्कीम में आपके लिए EDLI में। और EDLI में बेसिकली वही लोग कवर्ड होते हैं जो जॉब में हैं, राइट, और उनकी डेथ हो जाती है तो उसी केस में एक लमसम अमाउंट मिलता है। आइए देखते हैं जरा कितना अमाउंट मिलेगा, ठीक है, आइए देखते हैं, ठीक। तो किसके ऊपर लागू होती है, जरा ऊपर वाली लाइन देखिए, लमसम बेनिफिट ऑन डेथ ऑफ EPF मेंबर व्हाइल इन सर्विस इज पेड विच इज हायर ऑफ। अब ये समझेंगे जरा पूरा डिटेल में, ठीक। तो कितना अमाउंट मिलेगा ये अब हमें समझना है। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का एवरेज लास्ट 12 मंथ्स का, जब डेथ हुई उससे पहले जो 12 महीने हैं, उस 12 महीने का जो एवरेज रहा है कंट्रीब्यूशन का PF अकाउंट में कंट्रीब्यूशन जो पिछले 12 महीने रहा है उसका एवरेज अगर 50,000 से कम है, 50,000 से कम है, तो जितना भी उसका एवरेज है वही अमाउंट उसे EDLI स्कीम के तहत मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का लास्ट 12 मंथ्स का, डेथ के लास्ट 12 मंथ्स तक का, उससे पहले का जो एवरेज है वो है 40,000 रुपीज़ PF बैलेंस, PF अकाउंट का एवरेज, तो साहब उसे मिल जाएगा 40,000 रुपीज़ EDLI स्कीम के तहत, ठीक, क्लियर है। लेकिन इतना नहीं मिलेगा, ये कैलकुलेशन अभी समझेंगे, हायर ऑफ वर्ड आया था, है ना। अब मान लीजिए कि आपका जो एवरेज है वो 50,000 से ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, कब का एवरेज, लास्ट 12 मंथ्स का एवरेज 50,000 से ज़्यादा है, तो उस केस में आपको मिलेगा सबसे पहले 50,000, और उसके बाद कितना मिलेगा, उसके बाद 40% मिलेगा आपको, किसका, जितना भी आपका अमाउंट ज़्यादा हो उस पे नहीं, 50,000 से 1 लाख के बीच तक जितना भी ज़्यादा है, मतलब 40% ऑफ 50,000 टू 1 लाख। अब ये वाला जो एरिया है ये है बड़ा कंफ्यूजिंग, इसको मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। मैंने कहा जी एवरेज कंट्रीब्यूशन एक व्यक्ति का 70,000 रुपये है, 70,000 रुपीज़ है लास्ट 12 मंथ्स का, तो कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे साहब एवरेज है 70,000, तो सबसे पहले तो उसको 50,000 रुपीज़ दे दो, ठीक है ना, EDLI स्कीम के तहत जो भी उसे मिलना है इंश्योरेंस बेनिफिट वो दे दो, और उसके बाद 40% दे दो, उसका कितना ज़्यादा है सर, 70,000 है उसका एवरेज, तो 50,000 तो आपने इधर दे दिया, अब 40% दे दो जो एक्स्ट्रा है, उसका एक्स्ट्रा कितना है 70,000 माइनस 50,000 मतलब 20,000 है ना, तो 20,000 का 40% आप और दे दो, तो आप देखेंगे कि ये तो हो गया 50,000 और 20,000 का 40% जो है वो हो जाएगा 8,000, तो आप दे देंगे टोटल 58,000, 58,000 रुपये प्यारे बच्चे आप दे देंगे, ठीक है, उस मतलब उसे मिलना चाहिए, ये कैलकुलेशन। लेकिन एक कंडीशन और, अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो एवरेज बैलेंस है लास्ट 12 मंथ्स का वो है एबव 1 लाख, मतलब किसी पर्सन का है 1,30,000 एबव जो
एवरेज बैलेंस है लास्ट 12 मंथ्स का, उस केस में उसे कितना मिलेगा, मतलब क्या कंप्यूटेशन आएगी वहां पे, वो समझते हैं। तो सबसे पहले तो आप 50,000 दे देंगे, फिर 40% देंगे आप, कहां तक, 1 लाख जो एक्स्ट्रा बचा, 1,30,000 माइनस 50 मतलब 80,000, उस पर नहीं, सिर्फ 1 लाख तक ही आपको देना है। मतलब 40% किसका देंगे, 50,000 से 1 लाख के बीच तक का, मतलब पूरे 50,000 पे। तो आप इस केस में देखते हैं कि जो कैलकुलेशन आएगी वो 50,000 ये और 20,000 ये आ जाएगी, 70,000 रुपीज़ मैक्सिमम इससे बनेगी। ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं बन सकती। तो एक तो ये कंडीशन है, 50,000 से कम है तो जितना है एवरेज उतना ही कर दो, 50,000 से ज़्यादा है तो देख लो 1 लाख तक पे आप सिर्फ दे सकते हो 40%, 50,000 के ऊपर वो कर दिया आपने। अब एक काम आपको और करना है, आपको देखना है उसके लास्ट 12 मंथ्स की सैलरी का एवरेज, यानी कि वेजेस का एवरेज देखना है लास्ट 12 मंथ्स का। तो लास्ट 12 मंथ्स का वेजेस का एवरेज देखोगे आप, उसका 20 टाइम्स करोगे। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसकी जो एवरेज सैलरी है लास्ट 12 मंथ्स की वो है 10,000। कितनी है साहब, 10,000। इसका कितना टाइम करूंगा, 20 टाइम्स। कितना हो जाएगा जी सर, 2 लाख हो गया, 2 लैक्स। तो भैया अब देख लो कि 2 लैक्स ज़्यादा है या 40,000 ज़्यादा, मतलब पहले जो उसे मिल रहा था एवरेज जो हमने निकाला था 12 महीने का, वो ज़्यादा है या 2 लैक्स ज़्यादा है। जो ज़्यादा है वो EDRI स्कीम के तहत दे दिया जाएगा। तो इस केस में 40,000 या 2 लैक्स, तो 2 लैक्स दिया जाएगा। और इस वाले केस की बात करूँ 1,30,000 जब आपने लिया था टोटल उसका बैलेंस, तो उस केस में 70,000 या 2 लैक्स, तो इस केस में भी फिर 2 लैक्स ही दे दिया जाएगा। ठीक, तो ये अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये पूरी तरीके से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। तो मैं फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डाउनलोड करिए फुल स्कोर AAO ऐप। ठीक है, फुल स्कोर AAO ऐप, और अपनी तैयारी को दीजिए एक तगड़ी दिशा फॉर APFC एंड AOEO। ठीक, राइट, वहाँ पे आपको मिलेगा जो कोर्स, सिर्फ और सिर्फ लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंट्स और ऑडिट, यही चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, सो यू कैन ऑब्वियसली check that. Thank you everyone. Have a nice day. Bye.